जय हिंद दोस्तों, रक्षी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एक सर्कुलर के बारे में। एक सर्कुलर निकाला गया है आपकी मांगों को लेकर। इस सर्कुलर को हम आगे समझेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। काफी पूर्व सैनिक है जो आर्मी से रिटायर हुए, नेवी से रिटायर हुए और एयरफोर्स से रिटायर हुए। अब दोस्तों उन्होंने कहीं दूसरी जगह जॉब करी, वहां से भी रिटायर हो गए, जैसे सिविल से। तो दोस्तों अब सिविल से वो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं। अब पेंशनर्स पूछ रहे हैं क्या सर हमें यूपीएस मिलेगा? यूपीएस के तहत हमें कितनी पेंशन मिलेगी? क्योंकि हम आर्मी की पेंशन ले रहे हैं, नेवी की पेंशन ले रहे हैं, एयरफोर्स की पेंशन ले रहे हैं। जितनी मिल रही है पेंशन वो ठीक है, लेकिन जो हम दूसरी तरफ से पेंशन ले रहे हैं, एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं, तो अगर हमें यूपीएस में डाला जाएगा तो हमारी कितनी पेंशन होगी? कुछ रूल्स दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है निकला सर्कुलर 7 मार्च 2025 का। दोस्तों एक सर्कुलर निकाला गया है 7 मार्च 2025 का, और ये सर्कुलर निकाला है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के द्वारा। आपकी मांगों को लेकर एक सर्कुलर निकाला है, और कहीं ना कहीं ये सर्कुलर भारत सरकार को संदर्भित है, भारत सरकार को ये मार्क करा हुआ है। अब इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर ने एक सर्कुलर निकाला है चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर, यानी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, जो आपकी मांग है, उसको लेकर दोस्तों ये सर्कुलर निकाला गया। सबसे पहला है दोस्तों 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, वो भी 8 सीपीसी से पहले। जैसा आपको पता है 1/1/2026 से आपको 8वां वेतन आयोग मिलना है, तो उससे पहले डिमांड करी गई है कि 8 सीपीसी लागू होने से पहले भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे। जी हां दोस्तों, ये आप ही की मांग है, ये आप ही का पैसा है, तो ये आपको मिलना चाहिए। फिर दोस्तों 8 सीपीसी की कमेटी बनाई जाए और टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल किए जाए। 8 सीपीसी के अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं हुए और अभी तक अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं करे हैं। तो दोस्तों इस सर्कुलर में लिखा है कि 8 सीपीसी के जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं वो जल्द से जल्द बनाए जाए, और जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करी जाए, ताकि ठीक टाइम पे हमें 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग मिल जाए। फिर दोस्तों स्क्रैप एनपीएस यूपीएस, एनपीएस को हटाया जाए, यूपीएस को हटाया जाए और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए। स्क्रैप एनपीएस यूपीएस, रिस्टोर ओपीएस ऑफ ऑल एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा यहां पे दिया जाए, तो यह भी मांग इस सर्कुलर में लिखी है। अनुकंपा नियुक्ति पर से सीलिंग को हटाना। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें पेंशनर्स के जो बच्चे हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती, तो दोस्तों इसमें लिखा है कि जो अनुकंपा नियुक्ति पर जो रोक लगा रखी है उसको हटाया जाए, जो सीलिंग है उसे हटाया जाए। फिर दोस्तों अगली डिमांड लिखी है कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। एक ये भी सबसे जबरदस्त डिमांड है। तो दोस्तों इस सर्कुलर को कोट कर रखा है कहीं ना कहीं भारत सरकार को। ऑल द ऑफिस बेरियर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑल जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं उनको भी ये सर्कुलर मार्क कर रखा है, ताकि जो आपकी मांगे हैं वो हर एक जगह सर्कुलेट हो और भारत सरकार इन मांगों को पूरी करे। तो दोस्तों हमारे सबसे बड़ी मांग है कि 8 सीपीसी सही टाइम पे लागू हो 1/1/2026 को, और उससे पहले कहीं ना कहीं हमें 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो भी दिया जाए। हालांकि भारत सरकार ने मना करा है, लेकिन अभी तक पेंशनर और संगठन हार नहीं माने हैं। लगातार वो सर्कुलर निकाल रहे हैं, उनकी तरफ से सर्कुलर जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और लगातार भारत सरकार को बताया जा रहा है कि आप 18 महीने का डीए का एरियर दो। तो दोस्तों आप ये सर्कुलर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। काफी पूर्व सैनिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपनी फोर्सेस से। अब उसके बाद कहीं उन्होंने सिविल में जॉब करी, रेलवे में जॉब करी, या फिर ऑटोनोमस बॉडी में वो शामिल हो गए, वहां से वो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं। अब उनको यूपीएस का फायदा भी मिलेगा। अब क्या क्या रूल्स उन पे अप्लाई होंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 2004 के बाद आए पेंशनर और कर्मचारियों को यूपीएस में आने का मौका मिलेगा। 2004 के बाद अगर आप अपॉइंट हुए हैं या फिर अगर आप पेंशनर्स हैं तो दोस्तों आपको यूपीएस में आने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% बेसिक सैलरी प्लस डीए,
जिस तरीके से आप एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन आप लगाते थे, देते थे, ठीक इसी तरीके से यूपीएस में भी 10% कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा, प्लस डीए अलग। सरकार का कंट्रीब्यूशन रहेगा 18.5% का और प्लस डीए अलग। सरकार भी यहां पे कंट्रीब्यूट करेगी 18.5% का। लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक का 50% पेंशन आपको मिलेगी। यूपीएस में आपको 50% पेंशन मिलेगी आपको लास्ट पे ड्रॉन का। 10 साल की सेवा पे 10,000 पेंशन पर मंथ। अगर आपकी मिनिमम सर्विस 10 साल की है तब भी आपको पेंशन मिलेगी। कितनी? पर मंथ 10,000 रुपए। लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक का 50% पेंशन तभी मिलेगी जब 25 साल सेवा आपकी पूरी होगी। 25 साल आपको पूरी करनी होगी सर्विस, अगर आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेना चाहते हैं। अगर आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन नहीं लेते, अगर आपकी कम सर्विस है जैसे कि 10 साल, तब भी आपको 10,000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेनी है तो कम से कम 25 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी। अगर एक बार एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो वापस आप एनपीएस में नहीं आ सकते। अगर आप यूपीएस को चुन लेते हैं तो वापस आप एनपीएस में नहीं जा सकते। आपको ऑप्शन चुनने का सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा। अगर आप यूपीएस में आते हैं तो फिर आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते। एनपीएस में जमा हुआ पूरा कॉर्पस फंड यूपीएस में शिफ्ट हो जाएगा। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जमा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फंड अकाउंट में। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा। बस जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो फिर यूपीएस में आपको देखने को मिलेगी। एनपीएस से यूपीएस में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है या फिर जो भी टोटल कॉर्पस फंड है आपका। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है पुराने पेंशनर्स जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पॉइंट पेंशनर के लिए जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं। पुराने पेंशनर्स जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं वो पेंशनर यूपीएस को चुन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं वो यूपीएस में आ सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट के आधार पे उनको ब्याज के साथ एरियर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट्स, उसके आधार पे आपको पुराना एरियर का बकाया दिया जाएगा। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हैं, एनपीएस से अगर आप यूपीएस को चॉइस करते हैं तो दोस्तों आपको जो पुराना एरियर है वो दे दिया जाएगा, और वो भी किसके आधार पे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट के आधार पे। साथ ही साथ उसमें आपको ब्याज भी देखने को मिलेगा। जो आपको पैसा मिलेगा, एरियर मिलेगा, उसमें ब्याज इंक्लूड होगा, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलेगा। टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन पहले निकाली गई राशि और जमा हुई वार्षिक राशि के आधार पर की जाएगी। यानी टोटल जो आपको अमाउंट मिलेगा उसकी जो कैलकुलेशन है वो निकाली जाएगी। अगर आपने पहले कोई विड्रॉल किया है कुछ पैसा, या फिर आपके खाते में कोई पैसा जमा हुआ है, उसके आधार पे उनकी चीजों को देखकर आपका टोटल कैलकुलेशन करी जाएगी, तब आपको वो पे किया जाएगा यूपीएस में। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अभी ग्रेजुएटी देने का कोई प्रावधान नहीं है एनपीएस में। मैं एनपीएस की बात कर रहा हूं। जो एनपीएस से रिटायर हुए हैं, अभी ज्यादातर काफी लोगों को ग्रेजुएटी नहीं मिली है डिपार्टमेंट से, या फिर एनएसडीएल से भी ग्रेजुएटी पे नहीं हुई है। देखते हैं दोस्तों यूपीएस में किस तरीके से आपको ग्रेजुएटी पे की जाती है। और हम चाहते हैं कि अगर आप यूपीएस के तहत रिटायर होंगे या फिर यूपीएस का फायदा लेंगे तो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस या मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस पे आपको ग्रेजुएटी दे दी जाए। पेंशन तो मिलेगी, साथ ही साथ ग्रेजुएटी भी आपको पे करी जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।